हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। अभी हम सोशियोलॉजी के 62वें लेक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फोर्थ यूनिट तक पहुंच चुके हैं। फोर्थ यूनिट का ये अंतिम टॉपिक है। इसी टॉपिक के 2-3 वीडियो और बचेंगे जो इसी क्रम में आपको मिल जाएंगे जल्दी से। आप सब लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाने और उसके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इस पर हमने बीच बीच में समय समय पर गाइड किया, लेकिन फिर भी एग्जाम के पहले हम 2-3 दिन आप लोगों को क्या क्वेश्चन आने पर क्या लिखना होता है इस विषय पर जरूर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आज हम भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और उसके कारण प्रभाव पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं। हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में जो चौथी यूनिट का सिलेबस है, वहां भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण ये मूल टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें 1901 से लेकर वृद्धि, उसके कारण और उसके प्रभाव, इन 3 पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल रूप से क्वेश्चन जो है वृद्धि, कारण और प्रभाव पर ही पूछे जाएंगे। आप जैसे हम भूगोल में पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कम वाला कौन सा है, जनघनत्व जहां कब से ज्यादा कहाँ है, इन सब कॉन्सेप्ट को तो पढ़िएगा ही, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य बताइए, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 राज्य बताइए। उसके लिए प्रीलिम्स के समय जब मैंने आप लोगों को 2011 की जनगणना याद कराई थी, वो आप याद करेंगे। लेकिन ये जो सोशियोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ बड़े प्रश्नों में कारण, प्रभाव, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में भारत में जनसंख्या वृद्धि वितरण, ये मूल टॉपिक है, जिसमें पूछा गया है 1901 से लेकर अभी तक वृद्धि। तो क्या इसका अर्थ है कि हम 1901 की जनसंख्या, 1911 की जनसंख्या, 21 की जनसंख्या इसे पूरे तरीके से रट लें? नहीं। हमारे जो समाज शास्त्री है, उन्होंने इस टॉपिक को 4 भागों में या जनसंख्या वृद्धि को 4 अलग अलग स्टेप्स में समझाया है। आपको वहां पर यह लिखना होगा कि वो 4 स्टेप्स कौन सी हैं, किस चरण में हमारे जनसंख्या बढ़ी, घटी, वृद्धि की गति तेज हो गई, इन सब बातों पर प्रभाव डालना है। वन लाइनर फैक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे इसे आप। कारण आपको पढ़ने हैं जनसंख्या वृद्धि के, और जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं कि आज का फिनोमिना क्या कहता है, आज भारत में जनसंख्या कितनी है। ऐसे थ्योरेटिकल लिख दिया तो समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए इसे थोड़ा आसान कर देता हूं। 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी। कितनी थी? सिंपल याद करने के लिए मैं बोल देता हूं 2-3 करोड़ थी। कितनी थी? 2-3 करोड़। तो ऐसे में ये याद हो जाएगा, आपको आसानी से ये पॉइंट याद हो गया होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी थी? 23 करोड़, 2-3 करोड़ थी। 2001 में आके 2001 को लिखते कैसे हैं? 2001 ऐसे। तो अब इसी को उल्टा कर लो, 1002, तो 102, मतलब इसको हम 100 लिख दें और फिर पॉइंट लगाकर 2 लिख दें, तो 102 करोड़ हो जाएगा। ये 100 और फिर 2, 102 करोड़। तो 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 102 करोड़। ये आसानी से चीजों को याद करने के पैटर्न होते हैं, चीजें इससे याद हो जाती है। अर्थात 100 वर्षों में लगभग 4 गुना जो है वृद्धि हो गई। 4 गुना कैसे हो गई? क्योंकि हमारी 23 करोड़ थी या 23.8 करोड़ थी, जिसको हम राउंड फिगर में 24 करोड़ कह दें, तो 4 गुना मतलब 96 करोड़ होता है। तो लगभग 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हमारे यहाँ दर्ज की गई है। इतनी वृद्धि हमारी जनसंख्या में हो गई। 2011 की जनगणना हमारे यहाँ 121 करोड़ या 1.21 अरब, दोनों एक ही हैं। 121 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ हो गई। अगर मैं आज की तारीख में वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में 27 अगस्त 2024 को हमारा यूनाइटेड नेशन जो है वो एक आंकड़ा जारी करता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 145, मतलब 1 करोड़ 145 करोड़। ये मूल रूप से आपको याद रखना है। 102 करोड़, 121 करोड़ और 145 करोड़, ये 3 आंकड़े आप याद रख लें, 2001, 11 और 2021, जो कि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है।
ये कुल मिलाकर एकदम जो नया आंकड़ा है वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी। इस गति से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो 2025 तक हम भारत अर्थात भारत चीन को, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, उसको पीछे छोड़ देंगे और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। ये क्लियरली यूनाइटेड नेशन कह रहा है। अब इस थ्योरी को पढ़ें। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व का पहला देश है, विश्व का दूसरा देश है, लेकिन 2025 के बाद हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। ये बाकी की थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं। तो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले गए। अब वो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, सिलेबस में जो बात दी हुई है, उस पर फोकस करते हैं। 1901 से 2011 तक की जो जनगणना में वृद्धि हमसे एग्जाम में पूछी गई है, सिलेबस में पूछी गई है, के बीच जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति हमें बतानी है, जो कि 4 चरणों में बांट करके बताई जाती है, या 4 चरण उसके हैं। पहला 1901 से लेकर के 1921 तक का चरण, जिसे हम स्थिरता का चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिरता का चरण। ये याद रखिएगा आप, नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर 1921 से लेकर 1951, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, तब तक हम कहते हैं धीमी वृद्धि का चरण। क्या कहते हैं इसे? धीमी वृद्धि का चरण। 1951 से लेकर 81 तक तीव्र वृद्धि का चरण होता है, तीव्र वृद्धि का चरण कहलाता है। और 1981 के बाद घटती वृद्धि दर, घटती, जनसंख्या नहीं घट रही है, ये मत लिख देना कि जनसंख्या घट गई, ये लिखना है कि जो वृद्धि दर थी, वृद्धि दर वो घट रही है, घटती वृद्धि दर का चरण। तो ऐसे हमने इसे एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 1901 की जनसंख्या 23 करोड़, 1911 की इतनी, 21 की इतनी, ये मत लिखकर आ जाना भैया, ये नहीं लिखना है, ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है। ये 4 डब्बे आपके काम के हैं, स्थिर वृद्धि, धीमी वृद्धि, तीव्र वृद्धि और घटती वृद्धि दर का चरण। ये 4 चरण आपको बताने हैं। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं एक एक की। स्थिर वृद्धि की दर वाला जो चरण था उसमें क्या हुआ? तो स्थिर वृद्धि की दर वाला जो चरण है 1921 से पूर्व, 1921 से पूर्व जनसंख्या में वृद्धि थोड़ी बहुत अनियमित और धीमी थी, अर्थात कोई स्पेशल बहुत ज्यादा वृद्धि होती नहीं थी भारत की जनसंख्या। इसका मुख्य कारण उच्च जन्म दर था, लेकिन उच्च मृत्यु दर से वो अपने आप रिप्लेस हो जाती थी, बैलेंस हो जाती थी। 1911 से 1921 के बीच अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ती रही, इसलिए 1921 के भारत में जनसंख्या का विभाजक वर्ष माना जाता है। कुल मिलाकर आपके दिमाग में यह सेट करना है कि 1901 से पहले जितने लोग पैदा होते थे उतने ही मर जाते थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें होता था, कभी 10 पैदा होते थे तो 11 मर जाते थे, कभी 11 पैदा होते थे तो 10 मर जाते थे, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पैदा होता। इसलिए इसे स्थिर वृद्धि, धीरे धीरे वृद्धि करने का चरण हम कहते हैं। इसमें 1921 जो है वो महाविभाजक वर्ष है, जिसके पहले ऐसी स्थितियां बनती थी। 21 के बाद क्या हुआ ये समझते हैं। चलिए दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है? धीमी वृद्धि दर की अवधि 1921 से लेकर आजादी अर्थात 1951 तक, 1921 से लेकर 51 के बीच जनसंख्या में धीमी वृद्धि हुई। इस अवधि में मुख्य रूप से स्वच्छता और चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई, जिससे जनसंख्या धीमी गति से बढ़ने लगी। धीमी गति से मतलब ये है कि अगर टोटल 12 लोग पैदा होते थे तो 8 मरने लगे, जिससे 4 लोगों की वृद्धि दर्ज हो गई, अर्थात बहुत धीमे धीमे वृद्धि हमने करना शुरू किया। जनसंख्या जो कि 1950 में हमारी पहुंच चुकी थी 35 करोड़। अब सोचो कि 1901 में हमारी जनसंख्या कितनी है? 23 करोड़। तो 23 से 35 तक पहुंचने मतलब थोड़ा सा बढ़ाने में बहुत टाइम लगा, 50 साल लगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे चरण पे आते हैं। इसे हम कहते हैं तीव्र वृद्धि दर की अवधि। तीव्र वृद्धि दर 1951 से 81 तक होती है। इस अवधि में जनसंख्या लगभग 2 गुनी बढ़ती है। इन 20-30 सालों में 2 गुनी वृद्धि होती है, क्योंकि मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, जबकि जन्म दर में बहुत कमी आई। तो वृद्धि की इस अवधि को हम प्रजनन जनित वृद्धि की अवधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए, प्रजनन जनित अवधि की वृद्धि किसे कहते हैं, तो 1951 से 81 तक की वृद्धि को कहा जाता है। ये भी याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं।
भारत में चौथी जो दर है वो घटती वृद्धि दर है। 1981 के बाद 2011 तक का अगर फिनोमिना देखें तो इस बीच की अवधि में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगती है और अब हम धीरे धीरे स्टेबल फॉर्मेट में जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, चल लगेगा 50-100 साल, लेकिन धीरे धीरे हम भारत स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा, वहां स्थिर जनसंख्या होगी। 2011 में जो थी या 2000, मैं इसको तो ऐसा बोल दूं कि 2111 में जो होगी वही 2121 में भी होगी, अर्थात 2121 में भी यही जनसंख्या होगी। ऐसा स्थिरता आ जाएगी धीरे धीरे। चलिए, मूल बात आपने समझ ली है। पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक था एग्जाम का 1901 से लेकर वर्तमान तक वृद्धि की प्रवृत्ति। क्या पूछा है? वृद्धि की प्रवृत्ति, जो हमने अभी आपको समझाई। आगे बढ़ते हैं, इसी में जनसंख्या का वितरण भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिस जनसंख्या का वितरण याद होना चाहिए। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। कैसा है भैया? असमान है। जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक घनी बसी हुई है तो कुछ जगह बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों और उपजाऊ कृषि भूमि के क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि उसके विपरीत ऊंचे पर्वतों, घने वनों और ठंडे क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, जनसंख्या निवास करती है। ये सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी ऐसी ही लिखनी है आपको। अब इसको पॉइंट वाइज देखें। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के या जनसंख्या के हिसाब से औसत जनघनत्व हमारा 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बिहार की तुलना अरुणाचल प्रदेश से करें तो आप देखें खूब डिफरेंस है। बिहार में जहां 1100 लोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो डिफरेंस देखो, जहां संख्या 20 भी नहीं है वहां 1000 पहुंच रही है। डिफरेंस बहुत है। आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट में भारत विश्व में कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या का निवासरत है, स्थल है, जो कि केवल कुल क्षेत्रफल 2.4 पे ही निवास करती है। 1901 में भारत की जनसंख्या का जो जनघनत्व था वो 77 था, जो कि 2021 में 11 में बढ़कर 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो ये जनसंख्या का वितरण को दर्शा रहा है। वृद्धि के अंदर वितरण हमने डाला। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ 21 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, जबकि सिक्किम में केवल 8 लाख जनसंख्या। देखो यहाँ करोड़ में भी 20 है और यहाँ लाख में भी केवल 8 है। तो डिफरेंस देखो, आप समझो। और आगे चलते हैं। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में देश के आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनसंख्या राज्य तो 28 है, लेकिन केवल 5 राज्यों में आधी जनसंख्या। देखो कितना बेहतरीन फैलाव है, वितरण है, या उसकी विवरण जो है वो इस रूप में है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे, अब देखो हमने 2 बातें समझ ली, वृद्धि की प्रवृत्ति समझ ली और वितरण समझ लिया। अब हम जनसंख्या की वितरण के या इस वितरण का अलग अलग होने के कारणों के ऊपर बात करते हैं। हम कारकों पर बात करते हैं जो प्रभावित कर रहे हैं कि कहीं जनसंख्या ज्यादा है और कहीं कम है। इसके क्या कारण है? तो पहला है भौतिक कारण। भौतिक कारणों में आपको लिखना है भू आकृति। कैसे इसको डिस्क्राइब मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं कर रहा हूं, आपको बता देता हूं बोल करके। कहीं कहीं पर मैदान है, जैसे गंगा यमुना का मैदान। कहीं कहीं पर पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत या विंध्याचल पर्वत। तो जहां पर पर्वतीय क्षेत्र, कहीं पर मरुस्थल है। तो जहां पर मरुस्थल है, जहां पर्वत है, वहां बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा, जल की उपलब्धता। हमारे भारत में कहीं कहीं जल बहुत ज्यादा उपलब्ध है, कहीं कहीं पर जल की बहुत कम उपलब्धता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल नहीं मिलेगा, इसलिए वहां जनसंख्या का वितरण गड़बड़ है। जलवायु, कहीं कहीं पर बहुत अनुकूल जलवायु है, जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में भी विशेष रूप से मालवा की जलवायु बहुत अच्छी है, तो यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। इंदौर में आपको सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। वैसे ही जनसंख्या में जलवायु का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे ही मदा, क्योंकि जहां उपजाऊ जमीन ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे। तो आप देखें, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ जमीन पंजाब हरियाणा में है और वहीं सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रीकृत है। छोटे से क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अन्य कारक भी होते हैं, जैसे सामाजिक कारक, जैसे बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर परिवहन सुविधाएं वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कम सुविधा वाले में कम जनसंख्या पाई जाती है। आर्थिक कारक भी होते हैं,
जैसे औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, अधिक जनसंख्या निवास करने के केंद्र होते हैं, जैसे मुंबई में आपको खूब जनसंख्या मिलेगी, दिल्ली में आपको खूब जनसंख्या मिलेगी। लेकिन जहाँ गांव है, गांव कहाँ है ज्यादा भैया? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको ज्यादा जनसंख्या नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो शहरी क्षेत्र कम है वहां पर। ये डिफरेंस आपको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब पहले मैंने कारक जो बताए वो अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हो तो हेडिंग डाल करके डिस्क्राइब आपको करना है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर 7 नंबर में प्रश्न आता है तो वन लाइनर आंसर फॉर्मेट में उसको करेंगे, और वन लाइनर फॉर्मेट में बता देता हूं। गर्म जलवायु जो है वो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। बाल विवाह जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। मनोरंजन के साधन जो है वो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली जनसंख्या को बढ़ावा देती है। देखो ये सब मैं वो बता रहा हूं कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है भारत में। जनसंख्या खूब क्यों बढ़ रही है, थोक में जनसंख्या बढ़ती है भारत में, कैसे? हम अगर 1901 की बात करें तो 1901 में केवल 23 करोड़ लोग थे, जो कि 2011 आते आते 121 करोड़ हो गए। मतलब सीधे 100 करोड़ की वृद्धि। इतनी वृद्धि दिखाई दे रही है कि मतलब जैसे वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। तो 100 करोड़ की जो ये वृद्धि हुई, इसके क्या कारण है? इसको प्रभावित करने वाली कौन सी चीजें हैं? क्यों भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है? उसके पीछे जिम्मेदार है गर्म जलवायु। देखो जहां गर्म जलवायु होती है उन लोगों की प्रजनन क्षमता, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रजनन क्षमता जो है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और उससे ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद बाल विवाह। जब किसी बच्चे का बाल विवाह, मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी 17 साल, 18 साल, 19 साल में की गई। अब वो 60 साल की, 45 साल की उम्र तक प्रजनन क्षमता को धारण करती है, तो वो 5-6 बच्चों को जन्म दे सकती है। मान लो किसी लड़की ने 32 साल की उम्र में शादी की। अब 32 साल की उम्र में शादी की, लेकिन आपकी प्रजनन क्षमता तो 45 की है, तो आप मुश्किल से 1 या 2 बच्चों की माता बन पाएंगी। तो ये डिफरेंस है, बाल विवाह से बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। तो पहला तो गर्म जलवायु से, दूसरा हमने बताया कि भाई बाल विवाह से, तीसरा मनोरंजन के साधनों का अभाव। हमारे भारत में मतलब देखो विश्व में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, खेल कूद, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं मनोरंजन की। यहाँ तो आदमी गरीब है, तो गरीबी के कारण उसके पास मनोरंजन के साधन ही नहीं, रोटी का जुगाड़ कर ले वही बहुत है। तो फिर मनोरंजन के साधनों का अभाव कारण बन जाता है जनसंख्या प्रभाव के। फिर हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली है। देखो जब माता पिता को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपने बच्चे की तो बहुत टेंशन होती है, वो 2-3 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जब संयुक्त परिवार में उसके बच्चे का पालन बड़ी मम्मी, काकी, आंटी, चाची कर रही है, टेंशन ही नहीं है, तो बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो संयुक्त परिवार में वैसे भी बड़ा परिवार माना जाता है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। शिक्षा का प्रभाव। हमारे यहाँ लड़कियों को तो शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। अभी 20-25 सालों से लड़कियों को शिक्षा देना शुरू हुआ और अब वो लगभग 30-35% जनसंख्या महिलाओं की साक्षर होने लगी है। तो शिक्षा कम होने से भी जनसंख्या बढ़ती है। फिर विवाह की अनिवार्यता। अब देखो अगर आप रूस की तुलना या अमेरिका में भारत की तुलना करें, भारत को और अमेरिका की तुलना करें, तो वहां तो 10-20% लोग विवाह ही नहीं करते। अब मान लो कि 100 लोग थे, उन्होंने 20 में से 20% लोगों ने विवाह नहीं किया, मतलब आपके बच्चा पैदा करने वाली जनसंख्या 80 बची। अब यहाँ तो क्या है, भारत में 100 लोग हैं तो 100 में से 100 लोग विवाह कर लेंगे। इससे क्या होगा, विवाह की अनिवार्यता से ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। पुत्र प्राप्ति, अब ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ देश में क्या पाया जाता है भैया कि लड़का चाहिए ही चाहिए, आपका वंश बढ़ना चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, इसका वंश जरूरी है बढ़ाने के लिए। जैसे मनु की संतान है, ये वंश आगे नहीं बढ़ाएगा धरती समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके जब तक लड़का पैदा ना हो जाए तब तक ट्राई करते ही रहते हैं। उस चक्कर में 5-6 लड़कियां हो जाती है, वो भी एक कारण है। और आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती है तो मृत्यु दर ज्यादा होती है और उस कारण से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। माता पिता को ये रहे कि यार 4-5 बच्चे पैदा कर लो, 1-2 मर भी गए तो ठीक है, हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई ना कोई तो रहेगा, इस कारण ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। फिर पश्चिम का प्रभाव। अब पश्चिम का प्रभाव हम अंधानुकरण के रूप में, अंधानुकरण के रूप में अपनाते हैं, वास्तविक रूप में नहीं। इस कारण से भी समस्याएं पैदा होती है। फिर चलचित्रों, अश्लील साहित्य, फिर तड़क भड़क और चुस्त पोशाक।
आदि ने यौन उत्तेजना पैदा की है। तो आजकल हमारे यहाँ प्यूबर्टी की जो लिमिट है, देखो अगर आज से 15-20 साल 20 वर्ष पहले की बात करूं, जब तक इंटरनेट नहीं आया था, तो इंटरनेट ना होने की स्थिति में हमारे देश में प्यूबर्टी की एज जो है, मतलब लड़के या लड़की में जवानी के गुणों का या यौन गुणों का शुरू होना, वो लगभग लड़कियों में 12 और लड़कों में 14 वर्ष की उम्र में होता था। अब इंटरनेट के आने से, अश्लील साहित्य के आ जाने से, या इन सब चीजों का खुला रूप से सभी जगह उपलब्ध होने से, ये लगभग 8 से 9 वर्ष में लड़कियों में प्यूबर्टी आ जाती है और लड़कों में 9 से 10 वर्ष में प्यूबर्टी आ जाती है। इस कारण से हमारी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हैं। भाग्यवादिता, हमारे यहाँ माना जाता है कि ईश्वर जो है उसी की संतान, अल्लाह की देन है। ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है ना, अल्लाह की देन है ये तो जितने बच्चे पैदा करने उतने कर लो भैया, अल्लाह की देन है, तो अल्लाह का प्रसाद है। मतलब हमारे यहाँ कुछ तो भी कारण बता करके जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर जनहानि में कमी। अब देखो कभी कभी बहुत सारे विश्व के देश है जहां कहीं अकाल आ जाता है, कहीं भूकंप आता है। भारत इन सब चीजों से सुरक्षित देश है, यहाँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। इस कारण से जनसंख्या केवल बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है। बहुत कुछ अकाल वकाल नहीं आया। अभी देखो जैसे कोरोना के समय छोटे छोटे जो देश थे वहां आधी जनसंख्या साफ हो गई, भारत पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अब देखो 2011 की जनगणना और 21 की जनगणना में डिफरेंस तो बढ़ती हुई नजर आएगी, कम नहीं होगी। बहुत सारे विश्व के देशों में कम हो गई जनसंख्या का कोरोना में। शरणार्थियों का आगमन, ये एक दुनिया भर की सबसे बड़ी समस्या भारत में शरणार्थियों का आगमन है। अगर आप भारत के मैप को देखो तो यहां से बांग्लादेशी घुसेड़ दिए, मतलब बांग्लादेश के लोगों ने घुसना शुरू कर दिया, उनको हमने शरण दी। फिर यहां से श्रीलंका के शरणार्थी घुस गए, उनको हमने शरण दी। यहां से कुछ अफगानिस्तान तालिबान वाले घुस गए, उनको भी शरण दे दी। कुछ तिब्बत वाले घुस गए, उनको हमने शरण दी। तो सबको हम शरण दे रहे हैं, जिससे जनसंख्या और बढ़ती जा रही है। मूल कारण आपको समझ में आ गए होंगे जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण थे। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है। अगला टॉपिक है ये, हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। जनसंख्या वृद्धि का वितरण 1901 से लेकर अभी तक, फिर उसके वितरण का अलग अलग हो जाना, और फिर उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। आर्थिक विकास में बाधा होती है भैया, सर्वमान्य है कि जहां खूब ढेर पैदा हो गए लोग, वहां आर्थिक विकास रुक जाएगा। क्योंकि आदमी 100 रुपए कमा कर लाता है और वो अपने घर में ही पूरा खर्चा कर लेता है, तो बचेगा कुछ है नहीं, इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे पूरे देश में सोचो कि अगर पूरे भारत का सारा पैसा लोगों को खाना खिलाने में ही चल जाएगा, तो हम आगे विकास कैसे करेंगे, आविष्कार कैसे करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव जो है वो हम देख रहे हैं। ये पॉइंट गलत लिख दी। प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ जाएगा, पड़ ही रहा है। हम जब अभी देखो उत्तराखंड में बाढ़ क्यों आई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ क्यों आई, क्योंकि नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, पठारों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। हमें रेत चाहिए तो ज्यादा खोद रहे हैं नदियों से, तो बाढ़ आ रही है, क्योंकि उसका जो तट है वो तटबंध टूट गए हैं। खाद्य समस्या आ ही रही है। हमें बहुत सारी चीजों में खाद्यान्न के भाव बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आज की तारीख में टमाटर 100 रुपए किलो है, तो 100 रुपए पर केजी टमाटर क्यों मिल रहा है, क्योंकि खाने वाले खूब हैं, पैदा करने वाली जमीन कम है। कभी कभी प्याज के भाव खूब बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि खाने वाले तो बहुत बढ़ गए, पैदा करने वाले उतने ही हैं। महंगाई इसी से बढ़ती है, मूल्य वृद्धि उसी से होती है। शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खूब सारे क्लास में बच्चे बिठा दो तो टीचर अच्छे से नहीं समझा पाता। सेम पैटर्न है कि देश में खूब जनसंख्या होगी तो शिक्षा जो है वो कम, उसका स्तर बहुत गिर जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आवास की समस्या आएगी, हम सब लोगों को आवास नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा, लोग रोड के किनारे सो जाएंगे और फिर कोई उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा जाएगा, तो फिर वो भी एक समस्या बनेगी। फिर बढ़ती बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, जीवन स्तर बहुत निम्न हो जाएगा, अफ्रीका जैसा गरीबी बढ़ जाएगी, अपराधों में वृद्धि हो जाएगी, परिवार का विघटन होगा, औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ेगा, नगरीकरण पर बहुत दबाव पड़ेगा, जिससे गंदी बस्तियों की समस्याएं सामने आएगी। ऐसी अनेक समस्याएं हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के रूप में देखने को मिलेगी। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इन दोनों पेज का ले लेना और एक बार अच्छे से रीड करना। सारे पॉइंट क्लियर है, बहुत डीप में मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट को बहुत डीप में समझाऊंगा तो 1-1 घंटे के वीडियो बनेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऐसा
मुझे उचित नहीं लगता आपके साथ करना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब भारत ने क्या उपाय किए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों मिला लेते हैं। विवाह की आयु में वृद्धि। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि भारत की संसद में लड़कियों के विवाह की उम्र को 21 से 18 से बढ़ाकर 21 और फिर 21 से लड़कों की 24 करने का प्रस्ताव आया और उस पर विचार चल रहा है, कमेटी बनी हुई है। तो ये हम बढ़ा देंगे तो अपने आप जनसंख्या कम हो जाए, बढ़ने की दर कम होगी। शिक्षा का प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग अकलमंद होने से दो दो बच्चे पैदा करने वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर आएंगे, फिर एक पर आ जाएंगे। आ भी रहे हैं शहरी क्षेत्र के। अब देखो शहरों में ज्यादा शिक्षा होती है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है तो लोग एक या दो बच्चों पे संतोष करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा के अभाव में 5-6 बच्चे आम बात हो चुकी है, आम बात दिखाई देती है, ये आपको नजर आएगा। गर्भपात। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गर्भपात के नियमों में हमें सुधार करना होगा। अभी हमारे यहाँ जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट और बहुत सारे जो अधिनियम बनाए हुए हैं, गर्भपात रोकथाम अधिनियम, उनके तहत 4 सप्ताह से ज्यादा का गर्भपात कराने पर व्यक्ति को सजा मिलती है। तो इस नियम को चेंज करना पड़ेगा। इस नियम को जब चेंज करेंगे तो लोग ज्यादा गर्भपात करेंगे, बच्चे कम पैदा होंगे। चलो ये वाला पॉइंट देखो, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण भाई ये तो अब खुद को लोगों पर करना पड़ेगा। अभी जैसे भारत की सरकार ने 812 पोर्न साइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया या उन पर बैन लगा दिया। तो धीरे धीरे ये इससे क्या होगा, अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र, अश्लील जो चीजें हैं वो जब लोगों के कम देखने में आएगी तो उत्तेजना में कमी आएगी और उससे आत्मनियंत्रण में वृद्धि होगी। जैसे भी दूसरा इसका तरीका योग हो सकता है, ध्यान हो सकता है, कसरत, व्यायाम और ये सब चीजें हो सकती हैं। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करने से, भूमि व्यवस्था में सुधार करने जैसे चकबंदी और उचित वितरण करने से भी जनसंख्या में सुधार आएगा, कम दबाव उस पर पड़ेगा। औद्योगिकरण, परिवार नियोजन। ये परिवार नियोजन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमने पिछला जो पहले का सिलेबस था उसमें सोशल इश्यू में बहुत बड़ा टॉपिक रहा करता था। परिवार नियोजन मतलब परिवार की प्लानिंग, एक ऐसा तीर का निशान त्रिभुजाकार होता है जिसका अर्थ होता है परिवार नियोजन। तो जहां परिवार नियोजन अच्छे से होता है वहां बच्चों की देखरेख, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का ध्यान रखना और सब कुछ बड़ी प्लानिंग से हो पाता है। तो परिवार नियोजन की वृद्धि या उसके लिए जागरूक करना भारत सरकार का दायित्व है और वो कर भी रही है, लेकिन फिर भी उसमें उसे और ज्यादा क्षेत्र को बढ़ा करके लोग हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। हमने इस टॉपिक में जो जो पॉइंट पूछे हुए थे 1901 से लेकर वृद्धि की प्रवृत्ति, उसके कारण और उसके प्रभाव, इन तीनों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कवर की। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर रहा होगा, आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो गया होगा। 1901 से जनसंख्या की वृद्धि वितरण में हमें क्या पढ़ना है। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।